गुड मॉर्निंग एवरीवन। देखिए, कल अपन ने जो बात की थी या पिछली क्लास में जो अपन ने बात की थी वो बात कर रहे थे अपन इंटरमीडिएट्स की। और इंटरमीडिएट्स में अपन ने विभिन्न प्रकार के इंटरमीडिएट्स देखे थे। सबसे पहले कार्बोकैटाइन, कार्ब एनाइन, फ्री रेडिकल, उसके बाद में कार्बीन, नाइट्रीन और बेंजाइन। ये विभिन्न प्रकार के इंटरमीडिएट्स थे। कैसे बनते हैं और कैसे इनकी केमिकल रिएक्शन थी वो अपन ने देखी थी। नेक्स्ट अपन देखते हैं फॉर्मल चार्ज, औपचारिक आवेश। यहां से 100% क्वेश्चन बनता है इस यूनिट का। एक तो जो मैंने कहा था कि निम्न में से इलेक्ट्रॉन स्नेही और नाभिक स्नेही को सेपरेट कीजिए, छांटिए, वहां से क्वेश्चन बनता है। एक अपने जो इंटरमीडिएट्स हैं वहां से क्वेश्चन बनता है। और इंटरमीडिएट्स के अलावा जो अपने पास विभिन्न प्रकार के, तो एक क्वेश्चन इंटरमीडिएट्स में से आ सकता है। इसके अलावा जो अपन ने विभिन्न प्रकार के बॉन्ड क्लीवेज देखे थे दोनों प्रकार के, वहाँ से क्वेश्चन बनता है। अपन ने जो एरो देखे थे वहाँ से क्वेश्चन बनता है। या लुईस एसिड और बेस के बारे में भी कई बार पूछा जा सकता है। नेक्स्ट अपने पास फॉर्मल चार्ज, औपचारिक आवेश। यहां से 100% क्वेश्चन बनता है। फॉर्मल चार्ज कहेंगे किसी अणु या आयन में उपस्थित विभिन्न परमाणुओं पर इकाई धनावेश या इकाई ऋणावेश उपस्थित होता है तो उसे फॉर्मल चार्ज कहते हैं। तथा किसी मॉलिक्यूल में उपस्थित सभी परमाणुओं के फॉर्मल चार्ज का योग कुल आवेश कहलाता है। कहने का मतलब एक मॉलिक्यूल में जितने एटम होंगे उन एटम्स के ऊपर जो चार्ज होता है, इकाई +1 हो सकता है, -1 हो सकता है, इकाई धनावेश हो सकता है, इकाई ऋणावेश हो सकता है, वो तो क्या कहलाएगा? फॉर्मल चार्ज। और सभी के चार्ज को यदि योग कर दिया जाए, प्लस और माइनस को यदि जोड़ दिया जाए, जोड़ेंगे तो जितने प्लस होंगे उसमें से माइनस निकल जाएंगे, या तो प्लस बचेगा या फिर माइनस बचेगा। वो उस आयन का या उस मॉलिक्यूल का चार्ज कहलाता है। यानी कुल आवेश का जो योग किया जाता है उसको अपन मॉलिक्यूल का आवेश या कुल आवेश कहते हैं। जो उसके ऊपर अपन, जैसे अपन कई बार लिखते हैं NO2+, तो इसका जब अपन फॉर्मल चार्ज ज्ञात करेंगे, सभी का निकाल करके जब इनको अपन ऐड करेंगे तो इस सभी को ऐड करने पर +1 बचता है अपने पास। जो इसका आयन का चार्ज, ये जो अपना मॉलिक्यूल है या जो आयन है, इसका चार्ज हो जाता है। फॉर्मल चार्ज करने के लिए एक अपन फॉर्मूला काम में लेते हैं। ये अपने पास देखिए, फॉर्मल चार्ज इक्वल टू होता है, फॉर्मल चार्ज इक्वल टू है वैलेंस इलेक्ट्रॉन या वैलेंस सेल में उपस्थित इलेक्ट्रॉन माइनस नॉन बॉन्डिंग इलेक्ट्रॉन प्लस नंबर ऑफ बॉन्ड। जो वैलेंस सेल की इलेक्ट्रॉन है, अपन उस एटम की बात करेंगे, उस एटम के संयुक्ता कोश में कितने इलेक्ट्रॉन होते हैं। जैसे नाइट्रोजन के 5 होते हैं, ऑक्सीजन के 6 होते हैं, उनकी अपन बात करेंगे। नॉन बॉन्डिंग इलेक्ट्रॉन, उसके पास अबंधी इलेक्ट्रॉन कितने हैं और वो मॉलिक्यूल कितने बॉन्ड बना रहा है, दोनों को जोड़ करके इसमें से घटाना है। और जो चार्ज आएगा वो चार्ज उस एटम का क्या कहलाएगा? फॉर्मल चार्ज। मैं एक एग्जांपल ले लेता हूँ, HNO3। ये अपने पास एक मॉलिक्यूल है। इसको यदि अपन स्ट्रक्चर के अकॉर्डिंग लिखें तो ये N+O, यहाँ पे ऑक्सीजन, यहाँ पे OH के रूप में प्रेजेंट होता है इस प्रकार से। इसके पास लोन पेयर है, इसके पास लोन पेयर है, इसके पास लोन पेयर है। ये अपने पास कोई मॉलिक्यूल है, इसने दोनों इलेक्ट्रॉन इसको डोनेट कर दिया था। इसके पास अभी कोई नॉन बॉन्डिंग इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट नहीं है। नाइट्रोजन के पास 2 इलेक्ट्रॉन थे, तो दोनों किसको दे दिए इसने? ऑक्सीजन को। फिलहाल इसके पास कोई नॉन बॉन्डिंग इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट नहीं है। अब मैं यहाँ पे कह रहा हूँ, ये मान लीजिए A है
ये मान लीजिए बी है और ये मान लीजिए अपने पास सी ऑक्सीजन है, एक हाइड्रोजन बचा और एक नाइट्रोजन बचा। सभी का अपन फॉर्मल चार्ज याद करेंगे, फिर उनका योग करेंगे। योग करने के बाद जो चार्ज आएगा वो चार्ज इस मॉलिक्यूल का चार्ज होगा। यदि बचता है तो ठीक है, नहीं अपने पास इसका 0 हो जाएगा। सबसे पहले मैं नाइट्रोजन की बात करूं, नाइट्रोजन के लिए जो फॉर्मल चार्ज होगा, मैं फॉर्मल चार्ज को Fc के द्वारा लिख रहा हूं। नाइट्रोजन का जो फॉर्मल चार्ज है, वैलेंस शेल में उपस्थित इलेक्ट्रॉनों की संख्या, वैलेंस शेल इलेक्ट्रॉन कितने होते हैं इसके 5 -5 इलेक्ट्रॉन नॉन बॉन्डिंग इलेक्ट्रॉन। यहाँ पे कोई भी नॉन बॉन्डिंग इलेक्ट्रॉन नहीं है, 2 थे, वो इसने ऑक्सीजन को डोनेट कर दिए। चलिए नॉन बॉन्डिंग इलेक्ट्रॉन 0 प्लस बॉन्ड कितने बना रहा है, 2 बॉन्ड इस ऑक्सीजन के साथ है, एक इस ऑक्सीजन के साथ है, एक इस ऑक्सीजन के साथ, कितने हुए 4, अर्थात यहाँ पे 4 इक्वल टू कितना बचा +1। नाइट्रोजन का जो फॉर्मल चार्ज है वो यहाँ पे कितना है +1 है। दूसरा यहाँ पे ऑक्सीजन, और वो ऑक्सीजन कौन सा A, इसके लिए अपन यदि F से देखें फॉर्मल चार्ज देखें तो वो कितना होगा, नाइट्रोजन ऑक्सीजन के संयुक्त कोश में इलेक्ट्रॉनों की संख्या, बाह्यतम जो कोश है उसमें कितने होते हैं 6, नॉन बॉन्डिंग इलेक्ट्रॉन 2 और 2 कितने हुए 4, प्लस बॉन्ड कितने बना रहा है यहाँ पे 2, अर्थात कितना हुआ 0। अर्थात जो ऑक्सीजन A है उसके ऊपर कोई चार्ज प्रेजेंट नहीं है, कोई फॉर्मल चार्ज उसका यहाँ पे नहीं है। ऑक्सीजन B की बात कर लूँ, ऑक्सीजन B यहाँ पे Fc है, वही आउट जो वैलेंस है उसमें इलेक्ट्रॉन की संख्या तो वही सेम होगी। यहाँ पे देखिए 2 2 4 और 2 6 कितने हुए, नॉन बॉन्डिंग इलेक्ट्रॉन इसके पास कितने हैं 6, और बॉन्ड कितना बना हुआ है 1 इक्वल टू कितना हुआ -1, अर्थात B ऑक्सीजन के ऊपर जो फॉर्मल चार्ज है वो कितना है -1। इसके बाद में ऑक्सीजन C की बात कर लूँ, ऑक्सीजन C में यदि अपन देखें तो ऑक्सीजन C के लिए देखिए वही है, ऑक्सीजन C के लिए फॉर्मल चार्ज है 6 माइनस वैलेंस शेल में इलेक्ट्रॉन है यहाँ पे 4, और बॉन्ड बना रहा है ये 2, एक नाइट्रोजन के साथ बना रहा है, एक ऑक्सीजन के साथ, ये सॉरी हाइड्रोजन के साथ बना रहा है। तो यहाँ पे कितने वेस्ट है बॉन्ड, 2 बॉन्ड है, तो इसके लिए भी जो चार्ज आएगा वो चार्ज कितना हुआ 0। दूसरा हाइड्रोजन की अपन बात कर लें, हाइड्रोजन के लिए जो Fc होगा वो भी आप निकाल लीजिए, 1 आउटर सेल में है और एक बॉन्ड बना हुआ है, लोन पेयर यहाँ पे कुछ नहीं है, अर्थात इसके लिए भी फॉर्मल चार्ज कितना है अपने पास 0। और यदि इस स्ट्रक्चर को इस फॉर्मल चार्ज के अकॉर्डिंग मैं इस स्ट्रक्चर को बनाना चाहूँ तो वो स्ट्रक्चर कैसी हो जाएगी वो देखना आप लोग। इसको अपन और कैसे बना सकते हैं, नाइट्रोजन यहाँ पे कोई चार्ज नहीं है, ऑक्सीजन यहाँ पे ये OH, इसके ऊपर -1 आया है, नाइट्रोजन के ऊपर +1 चार्ज आया है। तो ये इसके ओवरऑल की बात कर लें अपन, ओवरऑल चार्ज कितना आएगा उसकी यदि अपन बात कर लें तो वो देखिए प्लस माइनस एक दूसरे कैंसिल आउट हो जाएगा, इसीलिए टोटल चार्ज की अपन बात कर लें, टोटल चार्ज इक्वल टू +1 माइनस 1 इक्वल टू कितना हो जाएगा यहाँ पे 0। तो इस प्रकार इस मॉलिक्यूल के ऊपर कोई चार्ज अपन प्रदर्शित नहीं करते। काफ़ी एग्जाम्पल है जो आप लोग देखेंगे, CH3 और CH3 रेडिकल, 2 आपको बता रहा हूँ, एक आपके पास है CH3 और एक अपने पास है CH3 रेडिकल, दोनों का फॉर्मल चार्ज आप लोग निकालिए। CH3 जो है उसके लिए अपन याद करेंगे तो उसके ऊपर और जो टोटल चार्ज होगा वो +1 आ जाएगा, और जो CH3 रेडिकल है इसमें इसके ऊपर कोई चार्ज अपने को प्राप्त नहीं होगा, वो आप लोग निकाल करके देख लेना। फॉर्मूला वही है, वैलेंस शेल के इलेक्ट्रॉन माइनस नॉन बॉन्डिंग इलेक्ट्रॉन प्लस नंबर ऑफ बॉन्ड, इसके आधार पर आप लोग इससे निकाल सकते हैं। ठीक है, निकाल लोगे CH3 और दोनों के आप CH3 रेडिकल का भी आप लोग निकाल लेना। ठीक है, या मैं एक बार आप लोगों को निकाल के बता देता हूँ कैसे निकालोगे वापस से, और भी एग्जांपल आप लोग बुक में देखना या जहाँ पे भी आप लोगों को एग्जांपल मिले आप सोल्व करने की कोशिश करना। CH3 की बात करूँगा एक बार, CH3 में देखिए कार्बन की बात करें, हाइड्रोजन के लिए तो 0 हो जाएगा, 1 1 0 है, उसमें तो कोई मतलब नहीं है अपने को। तो CH3 में यदि अपन देखें कार्बन का जो फॉर्मल चार्ज है, संयुक्त कोश कितने इलेक्ट्रॉन होते हैं इसके 4, और यदि इसमें
नॉन बॉन्डिंग इलेक्ट्रॉन की बात करें CH3 में कोई नॉन बॉन्डिंग इलेक्ट्रॉन नहीं है, +0 +3 बॉन्ड बना रहा है, 3 हाइड्रोजन के साथ 3 बॉन्ड हुए तो चार्ज कौन सा हुआ +1। तो अपन CH3 नहीं लिख करके इसको अपन क्या लिखेंगे CH3+ के रूप में लिखेंगे। जो CH3 रेडिकल है उसमें देखिए कार्बन के लिए वही हाइड्रोजन के लिए 0 हो जाएगा, टोटल चार्ज इसके लिए हाइड्रोजन के लिए 0 था, तो 0 + 1 करेंगे तो टोटल चार्ज कितना हो गया +1, तो इसके ऊपर अपने लिख दिया +1। यहाँ पे CH3 रेडिकल में यदि अपन फॉर्मल चार्ज ज्ञात करना चाहें तो वो देखिए 4 नॉन बॉन्डिंग इलेक्ट्रॉन 1 है, रेडिकल के रूप में 1 इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट है, तो अपने लिखा 1 और इसने बॉन्ड कितने बना रखे हैं 3, तो इसके पास टोटल कितने हो गए 4, 4 - 4 कितने हुए यहाँ पे 0 था, इसके ऊपर कोई चार्ज अपने को प्राप्त नहीं होगा। तो आप और भी एग्जाम्पल हैं वो आप सोल्व करने की कोशिश करना। ये हुआ फॉर्मल चार्ज। यहाँ से 100% क्वेश्चन आएगा, चाहे 2 नंबर का है चाहे 3 नंबर का है, लेकिन क्वेश्चन आएगा ही आएगा। अब अपन बात करते हैं रिएक्शन मैकेनिज्म की जो विधियां हैं, या अपन जो अपने पास अभी रिएक्शन मैकेनिज्म की अपन ने बात की है, SN1 की बात की या एडिशन रिएक्शन की बात की, या विभिन्न प्रकार के जो रिएक्शन की अपन ने बात की है, उन रिएक्शन का अपन पता कैसे लगाएं कि ये जो रिएक्शन हुई है, क्योंकि अपने पास से इतने अभी तक यहाँ पे यदि अपन बात करें अपने लोकल लेवल में यदि बात करें तो अपन कह नहीं सकते, इतनी एडवांस लैब अपने पास नहीं है कि अपन बता सके कि कौन सी अभिक्रिया कंप्लीट हो रही है, कौन सी अभिक्रिया किस मैकेनिज्म द्वारा कंप्लीट हो रही है, वो अपन बता नहीं सकते। लेकिन कुछ थ्योरेटिकल दिया गया और उस थ्योरेटिकल जो मेथड है उनके आधार पर अपन जो रिएक्शन मैकेनिज्म है उनकी कुछ क्रियाविधियों के द्वारा अपन पता लगा सकते हैं, या कुछ जो विधियां हैं उनके द्वारा अपन रिएक्शन जो मैकेनिज्म है वो अपन डिटरमाइन कर सकते हैं। तो नेक्स्ट टॉपिक है रिएक्शन क्रियाविधि ज्ञात करने की विधियां या मैकेनिज्म ज्ञात करने की विधियां, यानी अपन किस प्रकार से रिएक्शन की मैकेनिज्म को ज्ञात कर सकते हैं। और सबसे पहले मैं बात करता हूं मैकेनिज्म ज्ञात करने की जो विधियां हैं उसमें सबसे पहले मैं बात करता हूं प्रोडक्ट एनालिसिस। प्रोडक्ट एनालिसिस कहने का नाम से पता लग रहा है, देखिए कोई अभिक्रिया, कुछ अभिक्रियाएं ऐसी होती हैं जो स्पेसिफिक प्रोडक्ट देती हैं, और स्पेसिफिक प्रोडक्ट यदि अपने को प्राप्त होता है तो अपन उस प्रोडक्ट को देख करके पता लगा सकते हैं कि यह अभिक्रिया कौन से मैकेनिज्म के द्वारा कंप्लीट हो रही है। जैसे मैं एक एग्जांपल लूँ, CH3 CH CH3 CH2 और CH3, ठीक है, यहाँ पे जुड़ा हुआ है X, इसकी अभिक्रिया OH नेगेटिव के साथ मैंने करवाई, और OH नेगेटिव के साथ जब ये अभिक्रिया हुई तो यहाँ पे प्रोडक्ट के रूप में मेरे को प्राप्त हुआ CH3, यहाँ पे OH CH2 CH3। देखिए X कहाँ पे था, इसके पास X था, लेकिन जुड़ कहाँ पे रहा है, इसके ऊपर, ठीक है। प्लस एक प्रोडक्ट अपने पास जो नॉर्मल प्रोडक्ट था वो भी 2-4% अपने को प्राप्त हो जाता है, अर्थात ये यहाँ पे माइनर बनता है और ये यहाँ पे क्या बनता है, मेजर बनता है। अपन बात करेंगे मेजर की। मेजर जो प्रोडक्ट है वो कौन सा बन रहा है, यहाँ पे 3 डिग्री एल्कोहल प्राप्त हुआ है। 3 डिग्री एल्कोहल कब प्राप्त होगा, यदि इसमें रीअरेंजमेंट हो रहा है, यदि इस रिएक्शन में रीअरेंजमेंट होगा तो अपने को 3 डिग्री प्रोडक्ट प्राप्त होगा। और रीअरेंजमेंट कब होगा, जब अभिक्रिया में मध्यवर्ती के रूप में कार्बोकैटायन बनता है और वो अधिक स्थायी कार्बोकैटायन की तरफ जाने की संभावना रखता है, तो वहां पे अपने को इंटरमीडिएट के रूप में कार्बोकैटायन बनता है। कार्बोकैटायन अधिक स्थायी कार्बोकैटायन की तरफ जाने के कारण रीअरेंजमेंट शो करता है, और रीअरेंजमेंट होने के कारण अपने को 3 डिग्री जो एल्कोहल है वो प्राप्त होता है। तो यदि कार्बोकैटायन इंटरमीडिएट बनता है रिएक्शन में तो अपन कह सकते हैं कि अभिक्रिया SN1 क्रियाविधि के द्वारा संपन्न होती है, ठीक है। देखिए मैकेनिज्म किसकी बात कर लूँ मैं, क्रियाविधि की अपन बात कर लें। यहाँ पे ये अपने पास था CH3 CH, ये मेजर प्रोडक्ट बना कैसे है वो देख लीजिए, CHX और CH3। सबसे पहले X बाहर निकला, -X नेगेटिव,
ये CH3 CH CH3 CH और CH3, इसके पास चार्ज कौन सा आ गया, पॉजिटिव। यहाँ जुड़ा हुआ है हाइड्रोजन, ये बन रहा है 2 डिग्री। हाइड्रोजन यहाँ से यहाँ चला जाए तो अपने पास क्या बनेगा, CH3 CH3, ये हाइड्रोजन यहाँ गया CH2 CH3 और पॉजिटिव। देखिए ये कौन सा बन रहा है 2 डिग्री, ये कौन सा बन रहा है 3 डिग्री, अर्थात स्टेबल कौन सा होगा 3 डिग्री स्टेबल होगा। और 3 डिग्री स्टेबल है तो प्रोडक्ट अपने को किस में मिलेगा 3 डिग्री में। यहाँ से कौन अटैक कर लेगा OH नेगेटिव, और जैसे ही OH नेगेटिव अटैक करेगा तो ये प्रोडक्ट यहाँ पे बन जाएगा CH3 CH3 CH2 CH3 और यहाँ मिल गया OH, जो कि अपना क्या है मेजर। कुछ मात्रा में यहाँ पे पॉजिटिव था तो ये भी प्रोडक्ट देता है, जो अपन ने कौन सा लिखा है माइनर प्रोडक्ट के रूप में लिखा है। ठीक है, तो इस प्रकार यदि अभिक्रिया के उत्पाद में अपने को यहाँ पे 3 डिग्री अल्कोहल प्राप्त होता है तो अपन कह सकते हैं कि अभिक्रिया में इंटरमीडिएट के रूप में कार्बोकेटायन बन रहा है, और कार्बोकेटायन बनने के कारण ये अभिक्रिया SN1 मैकेनिज्म के द्वारा संपन्न होती है। तो प्रोडक्ट एनालिसिस में देख लीजिए, इस विधि में अभिक्रिया में बनने वाले उत्पाद के विश्लेषण से अभिक्रिया की क्रियाविधि का पता लगा सकते हैं। उपरोक्त अभिक्रिया में 3 डिग्री अल्कोहल का बनना कार्बोकेटायन मध्यवर्ती व SN1 रिएक्शन को प्रदर्शित करता है, अर्थात उपरोक्त अभिक्रिया में 3 डिग्री अल्कोहल सिर्फ SN1 क्रियाविधि द्वारा संभव होता है। ठीक है, ये तो हुई बात इसकी, किसके आधार पर, प्रोडक्ट एनालिसिस के आधार पर। इन प्रोडक्ट का एनालिसिस करके अपन बता सकते हैं कि अभिक्रिया SN1 होगी या SN2 होगी। यदि इसी अभिक्रिया में मेजर प्रोडक्ट ये बन जाता, इसी अभिक्रिया में मेजर प्रोडक्ट ये बन जाता और ये बनता ही नहीं, तो अपन कहते कि ये रिएक्शन कौन सी होगी, उसी के ऊपर अटैक हो रहा है, अर्थात कार्बोकेटायन नहीं बना, क्योंकि कार्बोकेटायन तो यहाँ पे स्टेबल था, कार्बोकेटायन बनता तो ये स्टेबल था, तो कार्बोकेटायन नहीं बन रहा, इसका मतलब ये अभिक्रिया कौन सी हो जाती, SN2 अभिक्रिया होती है, अर्थात जो मैकेनिज्म होती वो ये किसके द्वारा कंप्लीट होता, SN2। लेकिन मेजर कौन सा बन रहा है अपने पास, 3 डिग्री अल्कोहल मेजर बन रहा है, तो यहाँ पे जो मैकेनिज्म है वो मैकेनिज्म कौन सी होनी चाहिए, SN1। ये तो हुई प्रोडक्ट एनालिसिस की बात। प्रोडक्ट एनालिसिस के अलावा अपन इंटरमीडिएट्स के आधार पर भी अभिक्रिया की मैकेनिज्म का पता लगा सकते हैं। तो सेकंड है बाय इंटरमीडिएट, सेकंड है बाय इंटरमीडिएट। इंटरमीडिएट के द्वारा भी अपन पता लगा सकते हैं। इंटरमीडिएट में क्या होता है कि देखिए कई अभिक्रियाओं में बनने वाला मध्यवर्ती स्थायी होता है, तो उसके आधार पर भी अपन अभिक्रिया का पता लगा सकते हैं। कुछ अभिक्रियाएं फास्ट होती हैं और उनमें मध्यवर्ती तो स्टेबल है, लेकिन उन अभिक्रियाओं को अपन क्या कर लेते हैं, स्लो कर लेते हैं। स्लो करके अपन कह सकते हैं कि यह अभिक्रिया कौन सी मैकेनिज्म के द्वारा कंप्लीट हुई है। जैसे मैं एक एग्जांपल लेता हूँ, R डबल बॉन्ड O NH N3 के रूप में अपन ले लें। एसाइल एजाइड की अपन ने बात की थी, वो यहाँ पे ले रहा हूँ, और एसाइल एजाइड यदि अपन ने देखे तो इसकी जो स्ट्रक्चर होगी वो कौन सी होगी, R डबल बॉन्ड O N, नेगेटिव और पॉजिटिव आएगा, ये इलेक्ट्रॉन यहाँ पे देंगे, नेगेटिव ट्रिपल बॉन्ड आ गया, पॉजिटिव इलेक्ट्रॉन लेगा, माइनस क्या कर देंगे यहाँ से अपन N2 R डबल बॉन्ड O N, जिसके पास नाइट्रेट इंटरमीडिएट बन गया। अब नाइट्रेट इंटरमीडिएट बना है अर्थात रीअरेंजमेंट होगा, और जब रीअरेंजमेंट होगा तो R ग्रुप यहाँ पे जाएगा, और R ग्रुप यहाँ जाएगा तो इसका मतलब अपने पास क्या बना, R N डबल बॉन्ड C डबल बॉन्ड O, क्योंकि लोन पेयर यहाँ पे डोनेट नेगेटिव आएगा, यहाँ पे डोनेट हो जाएगा। तो देखिए एजोकिटिन का निर्माण हो गया, और इसका अपन क्या करवा दें, हाइड्रोलाइसिस।
जल अपघटन जब अपन करवा देंगे तो एक कार्बन कम युक्त, कल मैंने पिछली जो क्लास थी उसमें कहा था कि एक कार्बन कम युक्त एमीन अपने को प्राप्त होती है। तो कहने का मतलब यदि अपन R डबल बॉन्ड O NH3 का हाइड्रोलाइसिस अपन करवा दें, जल अपघटन अपन करवाएं, तो ये -N2 - CO2 के द्वारा ये अपने को RNH2 देता है अर्थात एमीन देता है। तो ये अभिक्रिया मैकेनिज्म कौन सी हुई? रीअरेंजमेंट रिएक्शन हुई, क्योंकि इसमें बनने वाला जो इंटरमीडिएट है वो नाइट्रीन होता है, और नाइट्रीन यदि बनता है तो वहाँ पे जो मैकेनिज्म है वो कन्फर्म रीअरेंजमेंट मैकेनिज्म होगी। ठीक है, तो अभिक्रिया में बनने वाले जो मध्यवर्ती हैं उसके आधार पर भी अपन पता लगा सकते हैं कि मैकेनिज्म कौन सी हो सकती है। तो अभिक्रिया के दौरान बनने वाले मध्यवर्ती यदि स्थायी हो तो अभिक्रिया को धीरे कर या मध्य में रोककर अभिक्रिया की जानकारी प्राप्त की जा सकती है। फॉर एग्जाम्पल, उपरोक्त अभिक्रिया में पुनर्विन्यास रिएक्शन संपन्न होती है जो कि नाइट्रीन मध्यवर्ती द्वारा संभव है। ठीक है, यानी यदि इसमें नाइट्रीन नहीं बनता तो यहाँ पे अपने को ये जो प्रोडक्ट है वो अपने को प्राप्त नहीं होता, क्योंकि नाइट्रीन नहीं बनता तो रीअरेंजमेंट नहीं होता, और रीअरेंजमेंट नहीं होता तो उसका आगे अपने पास एजोकेटिव नहीं बनता, और एजोकेटिव नहीं बनता तो अपने को एमीन प्राप्त नहीं होती। तो ये अपन इंटरमीडिएट के आधार पर भी अपन क्या कह सकते हैं, प्रोडक्ट का पता लगा सकते हैं। नेक्स्ट है थर्ड जो पॉइंट है, थर्ड अपन स्टीरियोकेमिस्ट्री का एनालिसिस करके भी रिएक्शन मैकेनिज्म का पता लगा सकते हैं, स्टीरियोकेमिस्ट्री के आधार पर भी। तो थर्ड है बाय स्टीरियो केमिस्ट्री, यानी मॉलिक्यूल की जो स्टीरियो केमिस्ट्री है, जो प्रोडक्ट है उसके स्टीरियो देख करके भी अपन पता लगा सकते हैं कि बनने वाला जो प्रोडक्ट होगा वो कौन सा होगा। देखिए अपने पास एक एग्जाम्पल है, और यही एग्जाम्पल अपन लेके चलते हैं। यहाँ से Cl, यहाँ CH3, यहाँ पे C2H5 और यहाँ जुड़ा हुआ है H। ठीक है, इसकी अभिक्रिया OH नेगेटिव के साथ करवाता हूँ मैं। अभी मेरे को मैकेनिज्म का पता नहीं है, मैं X मैकेनिज्म लेके चल रहा हूँ, और यहाँ पे जो प्रोडक्ट बना, एक तो बन गई यहाँ पे ट्रांजिशन स्टेट, यहाँ से Cl बाहर निकल रहा है, OH जुड़ रहा है, CH3, C2H5 और यहाँ पे H। जब प्रोडक्ट बना तो -Cl नेगेटिव, यहाँ पे OH, यहाँ CH3, यहाँ पे C2H5 और यहाँ पे H। ठीक है, एक तो ये बन गया। दूसरा, मैं यहाँ से Cl नेगेटिव को पहले बाहर निकाल दूँ, ये अपने पास है Y, मैकेनिज्म यहाँ पे कौन सी हो रही है, Y। Cl नेगेटिव को मैंने बाहर निकाला तो यहाँ पे ये बना पॉजिटिव, यहाँ पे C2H5 H और ये CH3। अब अटैक करवाए किसका, OH नेगेटिव का, जो इसके बैक साइड से भी अटैक कर सकता है और इसके फ्रंट साइड से भी अटैक कर सकता है। जब ये अटैक करेगा तो देखिए प्रोडक्ट दो बनेंगे अपने पास, एक तो ये बन गया यहाँ पे OH, यहाँ पे बन गया C2H5 और यहाँ बन गया H और ये CH3, प्लस जो दूसरा प्रोडक्ट बनेगा वो होगा OH, CH3, H और ये C2H5। इसका RH निकाल दें अपन, फिर से बना दो, CH3, Cl, C2H5, H 1 नंबर, 2 नंबर, 3 नंबर और 4 नंबर। एंटी क्लॉकवाइज रोटेशन है, फोर्थ ग्रुप हॉरिजॉन्टल लाइन पे है, अर्थात क्या होना चाहिए, S से R हो जाएगा। यहाँ पे चलिए इसका तीसरा अपन बना दें, वही CH3 है, OH है, यहाँ पे C2H5 है, यहाँ H है, 1 2 3 और 4। क्लॉकवाइज रोटेशन है, फोर्थ ग्रुप
हॉरिजॉन्टल लाइन पे है तो इसका हो गया एस, ये इसके इक्वली है, अर्थात ये तो क्या हो जाएगा आर हो जाएगा, ये कौन सा हो जाएगा एस हो जाएगा। अब जब अपन ने मैकेनिज्म की बात की थी, जब अपन ने मैकेनिज्म की बात की थी वहाँ पे SN1 की बात भी की थी और SN2 की बात भी की थी। जब इन दोनों की अपन ने बात की वहाँ पे मैंने ये कहा था कि SN जो 2 रिएक्शन है उसमें आने वाला न्यूक्लियोफाइल बैक साइड से अटैक करता है और हमेशा इन्वर्जन ऑफ कॉन्फ़िगरेशन प्राप्त होता है। हमेशा क्या प्राप्त होगा, इन्वर्जन ऑफ कॉन्फ़िगरेशन। तो देख लीजिए यहाँ पे R था और R से इसका कॉन्फ़िगरेशन कौन सा था, R, और S सिर्फ एक में बना है। अर्थात यदि मैकेनिज्म की मैं बात कर लूँ तो X इक्वल टू जो मैकेनिज्म निकल करके आती है वो आती है कौन सी, SN2। दूसरी Y की यदि अपन बात कर लें, Y कौन सी है, अपन ने ये कहा था कि यदि SN1 मैकेनिज्म है तो वहाँ पे रिटेंशन भी होता है और इन्वर्जन भी होता है। अर्थात दोनों प्रोडक्ट बनते हैं। क्यों बनते हैं, क्योंकि मध्यवर्ती कार्बोकेटाइन बनता है और कार्बोकेटाइन में बैक साइड से अटैक भी हो सकता है और फ्रंट साइड से भी अटैक हो सकते हैं। ट्रायगोनल प्लेनर स्ट्रक्चर होती है तो इस कारण ये दोनों तरफ से अटैक कर सकता है और दोनों तरफ से अटैक करने के कारण यहाँ पे R भी अपने को प्राप्त हो रहा है और S भी अपने को प्राप्त होता है। अर्थात रिटेंशन ऑफ कॉन्फ़िगरेशन और इन्वर्जन ऑफ कॉन्फ़िगरेशन दोनों प्राप्त हो रहे हैं। तो Y निकल करके आता है कौन सी मैकेनिज्म होगी, यहाँ पे Y इक्वल टू SN1 मैकेनिज्म है। तो ये जो प्रोसेस कंप्लीट हुई है वो SN2 के द्वारा कंप्लीट हुई है और ये जो प्रोसेस कंप्लीट हुई है, जो प्रोडक्ट अपने को ये मिले रिटेंशन और इन्वर्जन दोनों प्रोडक्ट जहाँ पे मिलते हैं वहाँ पे SN1 है। तो अब मॉलिक्यूल की अपन स्टीरियो केमिस्ट्री देख करके भी पता लगा सकते हैं। यदि किसी मॉलिक्यूल में इन्वर्जन ऑफ कॉन्फ़िगरेशन प्राप्त होता है, यदि किसी मॉलिक्यूल में इन्वर्जन ऑफ कॉन्फ़िगरेशन प्राप्त किसी रिएक्शन में प्रोडक्ट के रूप में इन्वर्जन ऑफ कॉन्फ़िगरेशन प्राप्त होता है, क्योंकि यहाँ पे रिएक्शन तो कहीं हो ही नहीं रहा, OH वहीं जुड़ रहा है, इसमें भी OH वहीं जुड़ रहा है, तो अपन यहाँ पे स्टीरियो की बात करेंगे, कार्बोकेटाइन की अपन बात नहीं करेंगे। यहाँ पे अपन बात करेंगे क्योंकि प्रोडक्ट देखिए OH वहीं पे जुड़ रहा है, जो इस पे जुड़ा हुआ है वो इसमें जुड़ा हुआ है, इसमें वही जुड़ा हुआ है, उसी कार्बन के ऊपर जुड़े हुए हैं। तो अपन बात करेंगे यहाँ पे स्टीरियो की। जब इन्वर्जन ऑफ कॉन्फ़िगरेशन प्रोडक्ट में प्राप्त होता है तो अभिक्रिया हमेशा SN2 के द्वारा कंप्लीट होती है। और यदि दोनों प्रकार के प्रोडक्ट कौन से, इन्वर्जन और रिटेंशन दोनों प्रकार के प्रोडक्ट यदि अपने को प्राप्त होते हैं तो अभिक्रिया कौन सी होती है, SN1 मैकेनिज्म। तो इस प्रकार से ये 3 मेथड थे जिनके द्वारा अपन अभिक्रिया की क्रियाविधि का पता लगा सकते हैं कि अभिक्रिया कौन सी क्रियाविधि के द्वारा संपन्न होगी। सबसे पहले अपन प्रोडक्ट का एनालिसिस करके, प्रोडक्ट को देख करके अपन बता सकते हैं कि जहाँ पे एक मेजर बने और एक माइनर बने तो उसका अपन एनालिसिस कर लेंगे कौन सा मेजर और कौन सा माइनर है और किस प्रकार से वो मैकेनिज्म की जो थ्योरी अपन ने पढ़ी थी उनके आधार पर अपन देख करके बता सकते हैं कि वो जो रिएक्शन होगी वो अपन कौन सी मैकेनिज्म द्वारा कंप्लीट कर रहे हैं। सेकेंड अपन ने कहा था कि इंटरमीडिएट्स के द्वारा भी अपन पता लगा सकते हैं कि बनने वाला जो मध्यवर्ती है वो कौन सा है और वो आगे कौन सी अभिक्रिया कंप्लीट करता है, उसके आधार पर भी अपन अभिक्रिया को बता सकते हैं। और इसके अलावा जो अपने पास स्टीरियो मेथड है, स्टीरियो केमिस्ट्री जो मेथड है उसके द्वारा भी अपन बता सकते हैं कि बनने वाला जो प्रोडक्ट है उसकी स्टीरियो का एनालिसिस करके भी अपन ये बता सकते हैं कि अभिक्रिया कौन सी मैकेनिज्म के द्वारा कंप्लीट होती है। नेक्स्ट है साल्ट इफेक्ट। जो काइनेटिक साल्ट इफेक्ट हैं ये 2 प्रकार के होते हैं, प्राइमरी एंड सेकेंडरी काइनेटिक साल्ट इफेक्ट। यहाँ से भी कई बार एक आधा नंबर का क्वेश्चन पूछा जाता है। काइनेटिक साल्ट इफेक्ट, काइनेटिक साल्ट इफेक्ट 2 प्रकार का होता है, एक होता है प्राइमरी और एक होता है सेकेंडरी। प्राइमरी में तो क्या होता है, फर्स्ट है प्राइमरी काइनेटिक साल्ट इफेक्ट। जब किसी अभिक्रिया में वेग निर्धारक पद में बॉन्ड टूटता है, वेग निर्धारक पद में बॉन्ड टूटता है तो उसको अपन प्राइमरी काइनेटिक साल्ट इफेक्ट कहते हैं। कहने का मतलब जो
दो प्रकार की प्रोसेस होती है रिएक्शन में, एक तो बॉन्ड टूटना और एक बॉन्ड का बनना। अब वो बॉन्ड कब टूटे वो डिपेंड करता है साल्ट इफेक्ट के आधार पर। यदि अपन स्टार्टिंग में पहले बॉन्ड तोड़ रहे हैं, जो वेग निर्धारक पद है, देखिए SN1 में क्या होता है, पहले बॉन्ड टूटता है, उसके बाद में इंटरमीडिएट बनता है, ठीक है। अर्थात वो जो वेग निर्धारक पद है उसी में बॉन्ड टूट रहा है, और यदि बॉन्ड उसी में टूट रहा है तो उसको अपन क्या कह देंगे, प्राइमरी काइनेटिक साल्ट इफेक्ट। अर्थात इसके लिए यदि अपन एग्जाम्पल की बात करें तो वो रिएक्शन कौन सी है, SN1। कहने का मतलब यदि अभिक्रिया में बंध वेग निर्धारक पद में टूटता है, यदि अभिक्रिया में कोई बंध वेग निर्धारक पद में टूटता है तो इसे प्राइमरी काइनेटिक साल्ट इफेक्ट कहते हैं। दूसरा कौन सा है, सेकेंडरी काइनेटिक साल्ट इफेक्ट। सेकेंड है सेकेंडरी काइनेटिक साल्ट इफेक्ट। सेकेंडरी काइनेटिक साल्ट इफेक्ट इसका जस्ट अपोजिट हो जाता है, अर्थात जब बंध वेग निर्धारक पद में नहीं टूटे, जब वेग निर्धारक पद में नहीं टूटे तो उसको अपन क्या कहते हैं, सेकेंडरी काइनेटिक साल्ट इफेक्ट। और इसके यदि अपन बात कर लें तो एग्जांपल की यदि अपन बात करें तो वो कौन सा होता है, SN2। अर्थात SN2 में वेग निर्धारक पद कौन सा होता है, जिसमें न्यूक्लियोफाइल भी अटैक करें और लिविंग ग्रुप बाहर निकलने की कोशिश भी करे, ट्रांजिशन स्टेट बने, उसके पहले न्यूक्लियोफाइल अटैक करता है, अर्थात बॉन्ड बनने की संभावना वहाँ पे पहले होती है, उसके बाद में बॉन्ड टूटता है। वेग निर्धारक पद में वो नहीं टूटा क्योंकि पहले अटैक किसने किया, न्यूक्लियोफाइल ने अटैक किया, और न्यूक्लियोफाइल पहले ही अटैक कर रहा है, अर्थात कुछ मात्रा में बॉन्ड बनाता है पहले वो, और अर्थात दोनों रिएजेंट भी हो गया और जो न्यूक्लियोफाइल रिएक्टेंट भी हो गया और रिएजेंट भी हो गया, दोनों के ऊपर डिपेंड कर रहा है, उसके बाद में लिविंग ग्रुप वहाँ से बाहर निकल रहा है। तो बॉन्ड टूटा कब, न्यूक्लियोफाइल के जुड़ने के बाद में टूट रहा है। तो कहने का मतलब वेग निर्धारक पद में नहीं टूट रहा, और वेग निर्धारक पद में नहीं टूट रहा तो वो कौन सा होगा, सेकेंडरी काइनेटिक साल्ट इफेक्ट। और प्राइमरी में क्या होता है, पहले क्लोरीन बाहर निकल जाता है, वेग निर्धारक पद में क्लोरीन बाहर निकल जाता है, उसके बाद में कार्बोकैटायन बनता है, और उसी को अपन क्या कहते हैं, वेग निर्धारक पद। इसीलिए उसका नाम क्या पड़ा था, SN1, क्योंकि उस अभिक्रिया का जो वेग है वो सिर्फ क्रियाकारक की सांद्रता पर निर्भर करता है, नाभिक स्नेही की सांद्रता पर निर्भर नहीं करता। इसलिए ये जो साल्ट इफेक्ट है या जो SN1 रिएक्शन है वो कौन सा साल्ट इफेक्ट शो करती है, प्राइमरी काइनेटिक साल्ट इफेक्ट, ठीक है। तो इस प्रकार से अपन ने रिएक्शन मैकेनिज्म की बात की है। ये अपने जितनी भी 8-10 क्लास हुई हैं उन सभी के आधार पर अपन ये 7 नंबर की जो यूनिट है वो अपन ने कंप्लीट किया। इस यूनिट का जो एक पार्ट है वो अपन ने कंप्लीट कर लिया है, जो रिएक्शन मैकेनिज्म के नाम से है। और रिएक्शन मैकेनिज्म में देखिए आपने स्टार्टिंग से लेकर के अब तक क्या क्या देखा। सबसे पहले अपन ने कर्व की बात की, जो विभिन्न प्रकार के कर्व थे, दोनों प्रकार के, या रेजोनेंस कर्व या जो भी अपन ने जो एरो थे उनकी अपन ने बात कर ली। उसके बाद में अपन ने बॉन्ड क्लीवेज की बात की। बॉन्ड क्लीवेज दो प्रकार का था, हेटेरोसाइक्लिक और हेटेरोलाइटिक और होमोलाइटिक। उसके बाद में अपन ने रिएक्शन की बात की। रिएक्शन अपन ने 4 प्रकार की रिएक्शंस देखी। रिएक्शंस में सबसे पहले अपने सब्स्टिट्यूशन, उसके बाद में एडिशन, एडिशन के बाद में एलिमिनेशन, एलिमिनेशन के बाद में रीअरेंजमेंट, और इनके विभिन्न भाग भी अपन ने देखे कि किस प्रकार से वो अलग अलग प्रकार की मैकेनिज्म शो करते हैं। इसके अलावा अपन ने इलेक्ट्रॉन स्नेही और नाभिक स्नेही की बात की। इन सब की बात करने के बाद में अपन ने इंटरमीडिएट्स की बात की। 6 प्रकार के इंटरमीडिएट्स अपन ने देखे। कार्बोधनाइन देखा, कार्बोरेनाइन देखा, मुक्त मूलक देखा, कार्बिन देखा, बेंजाइन देखा और नाइट्रीन अपन ने देखा। ये सभी इंटरमीडिएट्स है, कार्बोकैटायन, कार्बेनाइन, फ्री रेडिकल, कार्बिन, नाइट्रीन और बेंजाइन। इनके बारे में बात करने के बाद में अपन ने बात की फॉर्मल चार्ज की। औपचारिक आवेश जो कि एक प्रकार का इकाई आवेश है किसी भी एटम का, वो औपचारिक आवेश होता है। इसके बाद में अपन ने जो बात की वो अभिक्रिया की जो क्रियाविधि है वो थ्योरेटिकल अपन कैसे पता लगाएं उसकी अपन ने बात की है। 3 मेथड अपन ने देखे थे, प्रोडक्ट का एनालिसिस करके, इंटरमीडिएट्स का एनालिसिस करके और स्टीरियोकेमिस्ट्री जो प्रोडक्ट है उसका एनालिसिस करके अपन उसको पता लगा सकते हैं। और इसके बाद में अपन ने जो साल्ट इफेक्ट हैं, 2 साल्ट इफेक्ट देखे, प्राइमरी साल्ट इफेक्ट और काइनेटिक साल्ट, ये सेकेंडरी काइनेटिक साल्ट इफेक्ट। प्राइमरी साल्ट इफेक्ट जिसमें वेग निर्धारक पद में बॉन्ड टूटता है वो प्राइमरी, जिसमें वेग निर्धारक पद में बॉन्ड ब्रेक नहीं हो वो सेकेंडरी काइनेटिक साल्ट इफेक्ट कहलाता है, ठीक है। ये अपनी जो फर्स्ट यूनिट है वो अपनी कंप्लीट होती है। नेक्स्ट टाइम अपन नेक्स्ट यूनिट की बात करेंगे। ओके।